हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम यूट्यूब के माध्यम से भारतीय इतिहास की एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसमें हमने एक पार्ट बना दिया है और वो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। हमने जो हमारी इससे पहली वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी भारत का परिचय करते हुए भारत के प्राकृतिक भाग में अंततः। तो भारत के प्राकृतिक भाग जो हैं वो मुख्यतः 5 हैं। अगर देखें तो उस पर नंबर 1 है वो आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा अगर देखें तो उत्तर का मैदान हो जाएगा। तीसरे नंबर पर देखें तो थार का मरुस्थल हो जाएगा और चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा और 5वें नंबर पर समुद्र तटीय मैदान। अगर हम उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, भारतीय इतिहास में अगर उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की हम अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि हिमालय का उदय 70 लाख वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड की यूरेशियन प्लेट से टकरा कर हुआ था। अगर हम विश्व इतिहास में अगर देखें पृथ्वी के अगर निर्माण की अगर लेकर बात अगर हम करें तो एक पैंजिया था जिसमें एक मुख्य भूमि के रूप में था और एक उसके बाहर जो जल क्षेत्र था पैंताला सा बोलते थे, परंतु इसमें 2 प्लेट थी, एक थी गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। तो यहाँ हम बात जो कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गोंडवाना लैंड की, जो यूरेशियन प्लेट से टकरा कर इसका उदय हुआ था। अब यहाँ जो आज हम वर्तमान में हिमालय देखते हैं, इसके स्थान पर प्रारंभ में टेथिस नाम का एक समुद्र हुआ करता था। अगर हम इस समुद्र के बारे में जानकारी करें या अगर हम साक्ष्य देखें तो कह सकते हैं कि राजस्थान की खारी झीलें, जो राजस्थान के अंदर खारी झीलें हैं, इसी समुद्र के अवशेष शायद मान सकते हैं यहाँ से मिले हैं। अगर हम खारी झीलों के ऊपर जिक्र करें तो अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी खारी झील नहीं है, कौन सी खारी झील है। तो अगर हम पहली बात करें तो सांबर झील ये राजस्थान में पड़ती है और एक पुष्कर झील ये भी राजस्थान में पड़ती है, जबकि एक आना सागर बहुत प्रसिद्ध जगह है जो अजमेर में पड़ता है राजस्थान के, तो ये भी एक खारे पानी का उदाहरण है। और एक लुनकरण सर एक झील का नाम है, आप दोबारा सुन लें, लुनकरण सर झील जो है ये भी खारे पानी झील का उदाहरण है। जबकि अगर आगे बात करें तो डीडवाना, यहाँ तक की बात जो थी हमारी अंतिम वीडियो पर हमारी हो चुकी थी। अगर हम अब इससे आगे की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि पश्चिम में हिंदू कुश, यानी कि अगर हम बात करें तो पश्चिम में हिंदू कुश तथा भारत म्यांमार सीमा पर अराकान योमा हिमालय की दक्षिण विस्तार है। अंडमान निकोबार और हिमालय की जल में डूबा हुआ भाग है, यानी अंडमान निकोबार जो हिमालय के जल में डूबा भाग है। तो इसकी अगर जो पूरी बात करते हैं तो ये हमारा पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अगर हम दूसरे क्षेत्र की तरफ बात करते हैं, जो हम भारत का प्राकृतिक भाग देख रहे थे कि भारत को प्राकृतिक भागों में कितने भागों में बांटा गया है, तो अगर हम इनकी चर्चा करेंगे तो 5 भागों में करेंगे। तो इसका दूसरे भाग की हम बात करते हैं कि उत्तर का मैदान दूसरा कौन सा है, उत्तर का मैदान ये विश्व का सबसे उपजाऊ एवं सबसे विशाल मैदानों में से एक है। देखिए यहाँ से ही फैक्ट मिल जाते हैं आपको कि अगर यहाँ से बनलाइन क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का सबसे उपजाऊ एवं विशाल मैदान कौन सा है, तो यहाँ से 4 ऑप्शन मिल सकते हैं कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का मैदान है, थार का मरुस्थल है, प्रायद्वीप पठार है। तो यहाँ पर फैक्ट निकालना बहुत ईजी हो जाता है कि यहाँ पर जो है विश्व का सबसे जो उपजाऊ है एवं विशाल मैदान है जो वो कौन सा है, उत्तर का मैदान है, जो गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यानी कि दोबारा फिर से सुन लीजिए, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र के सिल्क से इसका निर्माण हुआ है। इस मैदान को भी हम अगर देखें तो 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आता है, इनको क्रम से लगाने पूछा जाता है। नंबर 1 अगर हम बात करें तो जैसे कि भांबर क्षेत्र, नंबर 2 तराई क्षेत्र और बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो जो हमारा पथरीला क्षेत्र होता है, जहाँ पर हमने देखा होगा कि नदियाँ जो हैं वो भांबर क्षेत्र में सतह पे नहीं होती हैं, दिखाई नहीं देती, लुप्त रहती हैं, तो वह हमारा भांबर क्षेत्र है। उसके नीचे अगर हम बात करेंगे तो तराई क्षेत्र है और उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो बांगर क्षेत्र और उसके नीचे और सबसे लास्ट में जो होता है वो हमारा होता है खादर क्षेत्र। चलिए अब हम एक एक की बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा परिचय, क्योंकि अगर हम देखें वनडे एग्जाम में तो इनसे ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस इतना पूछा जाता है कि जिनसे कि हम फैक्ट आसानी से निकाल सकें। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, उत्तर के मैदान में, और कौन सा है, उत्तर के मैदान को भी 4 भागों में बांटा है। उनमें पहला है भांबर, यह हिमालय का पर्वतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है।
पर्वतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यह नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों से, अभी मैंने जिक्र किया था क्या कि यहाँ पर नदियाँ लुप्त रहती हैं और पत्थरों और से निर्मित किया जाता है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें कि भांबर क्षेत्र कितना चौड़ा क्षेत्र है, तो 1/2 से लेकर लगभग 1 किलोमीटर तक, कुछ किताबों में इसके जो साक्ष्य दिए गए हैं 1.25 तक भी दिए गए हैं, इतने किलोमीटर तक इसका क्षेत्र मिलता है। अगर हम दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो वो हमारा है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, इसको आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ये भांबर के आगे का क्षेत्र होता है जो पर्वत पथ के समांतर विस्तृत होता है। ठीक है, विस्तृत होता है। अगर आगे देखें हम तो इसकी जो चौड़ाई होती है, औसतन चौड़ाई, वो 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको देखें तो गोरखपुर से पीलीभीत तक, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात चल रही है यहाँ पर, गोरखपुर से पीलीभीत तक गोरखपुर की तराई का विस्तार 700 किलोमीटर है और तराई नमभूमि होती है। यह सघन वृक्षारोपण होता है। देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि तराई जो भूमि होती है वो कैसी भूमि होती है, नमभूमि होती है, और जहाँ पर क्या होता है, सघन वृक्षारोपण होता है। सघन मतलब घने वन होते हैं। ठीक, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें उत्तरी मैदान की, तो वो हमारा बांगर। यह तराई के आगे का क्षेत्र होता है जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट से निर्मित होता है। इसकी एक खास बात यह है कि यह दोमट मिट्टी से बना होता है और यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ होता है। देखिए सबसे बढ़िया बात यहाँ पर यह बताई गई है कि बांगर जो क्षेत्र होता है वो अत्यंत उपजाऊ होता है। अगर हम इसका विस्तार देखें तो पंजाब से यूपी तक बांगर का विस्तार होता है और पंजाब में बांगर को ही धाया कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, पंजाब में बांगर को जो क्या कहता है, धाया कहा जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो वो है आपका खादर। अगर देखा जाए तो ये भी उपजाऊ होने की दृष्टि से कुछ ठीक ठाक माना जाता है, परंतु इसका विस्तार जो है वो ज़्यादातर बिहार और बंगाल में पाया जाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह बांगर की तुलना में जो अपेक्षाकृत निचला मैदान होता है जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट से अभी भी निर्मित हो रहा है, यानी कि इसको नवीनतम मिट्टी भी कहा जा सकता है, कि जैसे बाढ़ द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसके द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये थे हमारे उत्तर के मैदान के, जो उत्तर के मैदान को हमने 4 भागों में बांटा था। नंबर 1 हमारा भांबर था, दूसरा खादर था, बांगर था, तराई था, तीसरा बांगर था और चौथा खादर था। अब हम बात करते हैं भारत के पर्वतीय प्राकृतिक क्षेत्र को तीसरे भाग में, जो हमारा थार का मरुस्थल है। देखिए ये भी कुछ अगर बनने एग्जामों की दृष्टि से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका विस्तार जो है वो राजस्थान में अरावली के पश्चिम का क्षेत्र जो है मारवाड़ कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में एक बार और देखते हैं। इसका विस्तार राजस्थान के अरावली के पश्चिम में मारवाड़ कहा जाता है और ये ये थार के मरुस्थल का भारतीय भाग है। उस क्षेत्र में औसतन वर्षा जो होती है वो 10 सेंटीमीटर, यानी ये मरुस्थलीय और रेतीला क्षेत्र है। यह मारवाड़ी व्यापारियों के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर, जोहर तथा खेजड़ी, यानी कि यहाँ की जो प्रसिद्ध बात अगर हम करें तो इंदिरा गांधी नहर जो निकलती है, मतलब सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, तो यहाँ से इसका विस्तार मिलता है। और जोहर तथा खेजड़ी नाम के एक वृक्ष मिलते हैं। खेजड़ी जो है वो मरुस्थल का राजा कहा जाता है इसको, मरुस्थल का राजा, क्योंकि ये मरुस्थल में भी बिल्कुल हरा भरा रहता है और खेजड़ी के कारण इस क्षेत्र में जो है परिदृश्य का बदलाव आया है। अगर हम नेक्स्ट क्षेत्र में अगर पढ़ें तो दक्षिण का पठार हमने बताया था, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार भी कह सकते हैं इसको, और दक्षिणीय पठार। यह एक विशाल पठार है जो विश्व का प्राचीनतम भूखंड है। इसे गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा के उत्तर के अनेक पठार या पहाड़ भी इसी पठार का अंग होते हैं, यानी कि जो नर्मदा नदी है उसके उत्तर में जितने भी पहाड़ हैं, मतलब पहाड़ आते हैं कुछ इसी पठार के अंतर्गत आते हैं। जैसा अरावली हुआ, इसमें अगर हम अरावली देखें दिल्ली में इसका विस्तार है, दिल्ली से लेकर गुजरात तक। विंध्या जो है हमारा वो हुआ हमारा, सतपुड़ा हुआ, छोटे नागपुर का पठार झारखंड में है, और राजस्थान की जो हमारी पहाड़ियाँ हैं इनकी हमने बात यहाँ पर अब की है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। और दक्षिण का पठार काली और लाल मिट्टी से निर्मित होता है। काली मिट्टी का निर्माण के कारण गेहूँ, कपास और गन्ना के लिए उपजाऊ है। यह पठार खनिजों के लिए भी जाना जाता है। अगर हम 5वें की बात अगर हम करें, इसमें जो हम भारत के प्राकृतिक भाग पढ़ रहे थे, तो इसका 5वां जो भाग है वह है समुद्री तटीय क्षेत्र। भारत के पश्चिम में ताप्ती से कन्याकुमारी तक सह्याद्री पर्वतीय क्षेत्र
देखिए, अगर हम बात करें ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, तो सह्याद्री पर्वतमाला है जो हमारे पश्चिमी भाग में है, यानी पश्चिमी तट पर है। और सह्याद्री जो है, एक उत्तरी सह्याद्री है और दूसरा जो है नीचे दक्षिण सह्याद्री। अगर उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री की हम बात करें तो 16 डिग्री अक्षांश जो है वो इन दोनों को अलग करता है। 16 डिग्री अक्षांश जो है इन दोनों को अलग करता है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो 16 डिग्री चैनल हो जाता है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। देखिए आगे लिखा है, इसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। यह 25 से 50 किलोमीटर चौड़ा इसका निर्माण करता है और यह अत्यंत ही उपजाऊ है। पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से नीलगिरी तक है। यह चक्रवात को भी रोकता है। नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। जैसे हम अगर उत्तर में पढ़ते हैं तो उत्तर में एक तिब्बत का पठार है जो हमारी हिमालय पर्वतमाला और एक हमारी हिंदुकुश पर्वतमाला को दोनों को जोड़ता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो नीलगिरी जो हमारी है वो पश्चिमी और पूर्वी घाटों का एक मिलन बिंदु है। इसके दक्षिण में 3 पहाड़ी हैं, एक तो पालनी, एक अन्नामलाई और आपकी एक कराईडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इसके पश्चिम में, सॉरी, इसके दक्षिण में कौन कौन सी पहाड़ी, तो ये क्रम इनका याद रहेगा। ठीक है, कार्डियम को जो हम इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि आगे इसका हमारा पूर्वी घाट की अपेक्षा कटाफटा है। यह अतः पश्चिमी घाट से होकर निकलने वाली जो अनेक नदियाँ हैं इसी से होकर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। ये बहुत अच्छा है। जब हम नदियों का विवरण करेंगे जब इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए, एक हमारा फिर परिचय में एक टॉपिक है कच्छ का रण। तो रण जो होता है, रण ये राजस्थानी भाषा में, सॉरी, गुजराती भाषा में होता है। इसका हिंदी भाषा मतलब जो होता है वो होता है रेगिस्तान। रण, कच्छ का रण। रण वास्तव में समुद्री दलदल है। कच्छ का रण एक मैंग्रोव वनस्पति तथा जंगली बागों के लिए जाना जाता है। यहाँ पेट्रोलियम के भंडार की भी खोज की गई है, परंतु यहाँ जो खोज की गई है पेट्रोलियम की वो बहुत महंगी है, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत ज़्यादा खर्चीली। इस वजह से हम यहाँ पर ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं कर पाते। यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो सर क्रीक और कोरी क्रीक इसी क्षेत्र में स्थित हैं जो भारत पाकिस्तान के मध्य बिंदु है। तो अब यहाँ पर एक बिंदु है आपका सर क्रीक, जिसका हमने ज़्यादा जिक्र किया है। ये 24 डिग्री यानी 23.5 डिग्री हमारी कर्क रेखा है। तो 24 डिग्री जो अक्षांश है वो सर क्रीक पाकिस्तान और भारत के बीच में एक मिलन बिंदु है, जिसे हम विवादी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान और मध्य में अभी विवाद क्षेत्र है। इसे पाकिस्तान अभी मानता नहीं है कभी कि ये हमारी कोई रेल लाइन है या नहीं है। कच्छ के रण को हम बायोस्फीयर रीजन भी घोषित किया जा चुका है, क्योंकि लूनी नदी इसी रण में विलीन हो जाती है और लूनी नदी के विलीन होने के कारण ही यहाँ पर जो है दलदली क्षेत्र पाया जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी भारत, यानी कि हमारे उत्तर पूर्वी भारत की हम बात कर लेते हैं। यह सिक्किम तथा 7 अन्य राज्यों का समूह है। देखिए, इनको जो 7 अन्य जो शहर है और एक सिक्किम, इनका 8वां जो सदस्य है उसे हम 7 सिस्टर का ब्रदर कह देते हैं, तो जिन्हें 7 सिस्टर भी कहा जाता है। यह क्षेत्र हिमालय तथा घने जंगलों से आच्छादित का मतलब होता है घिरा हुआ। यहाँ लगभग जो है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, यहाँ लगभग 200 जनजातियाँ पाई जाती हैं। 200 जनजातियाँ अप्रोक्ष 200 से ऊपर ही पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी नदियाँ हैं। समझिए, इसमें अगर देखा जाए तो 50,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की संभावना है। उत्तर पूर्व में पर्यटन और फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है कि उत्तर पूर्व में पर्यटन और फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। फ्लोरिकल्चर का आपको मतलब पता ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रीय राजमार्ग 31 जिसे नेशनल हाईवे 31 कहते हैं, इस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ता है और यह सिलीगुड़ी गलियारे से निकलता है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पर्वत, अगर पर्वत का निर्माण निम्न प्रकार से किया जाता है। देखिए, पर्वत का निर्माण किस तरीके से किया जाता है इसकी बात हम थोड़ी सी करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये सीरीज़ चल रही है वो क्विक रिवीजन के तौर पर चल रही है। क्योंकि अगर परीक्षा को देखा जाए तो परीक्षाएं मतलब शुरू होने वाली हैं और ज़्यादातर देखा जाए तो परीक्षाओं में हमें इतना जो कंटेंट मिलता है वो कोई ज़्यादा डीप से नहीं मिलता, परंतु उसको हम क्विक रिवीजन करेंगे तो शायद हमें यहाँ से फ्लो में आ जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए, कुछ अगर पर्वतों की बात करें तो एक प्रकार का पर्वत होता है जिसे हम कहते हैं बलित पर्वत। बलित पर्वत क्या होते हैं? ये पर्वत 2 प्लेटों से परस्पर टकराकर फलस्वरूप निर्मित होते हैं और यह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत जो होते हैं वो कौन से प्रकार के पर्वत होते हैं? वो होते हैं बलित पर्वत। जैसे हम बात करते हैं हिमालय हुआ है, रॉकी हुआ है, एंडीज, एटलस, आल्पस। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से कौन सा बलित पर्वत नहीं है? वहाँ पर कोई भी डाल सकता है यहाँ पर।
समझ गए नहीं। परंतु हमें आपको याद होना चाहिए कि हिमालय, रॉकी, एंडीज और एटलस, आल्पस ये हमारे कैसे पर्वत हैं, ये बलित पर्वत हैं। अगर हम प्रकार की बात करें तो एक होते हैं हमारे अवरोध पर्वत, जिसे ब्लैक माउंटेन भी कहते हैं। इन पर्वतों का निर्माण धरती के किसी भाग के निचले धंस जाने या ऊपर उठ जाने से, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो एक भाग नीचे चला जाता है और एक ऊपर चला जाता है। तो इसी की अगर हम बात करें तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अवरोध पर्वत कहते हैं। इनका अगर उदाहरण देखें तो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है, और पाकिस्तान का अगर हम साल्ट रेंज की अगर हम बात करें तो ये भी इसी के उदाहरण आते हैं। चलिए, तीसरे प्रकार के जो पर्वत होते हैं उनकी हम अगर बात करते हैं तो वो होते हैं हमारे अवशिष्ट पर्वत। ठीक, ये पृथ्वी के सबसे पुराने पर्वत होते हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ होता है। यह पर्वत अपरदन के कारण घिसकर छोटे रह गए हैं, जैसे कि विंध्या पर्वत हो गया है, ये हमारे मध्य भारत में मिलता है। सतपुड़ा हो चुका है। अरावली हमारा दिल्ली गुजरात तक मिलता है। और यूएसए में अल्पेनियस इसी प्रकार का पर्वत है। चलिए यार, अवशिष्ट पर्वत जो है वो देखा जाए तो कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है अवशिष्ट पर्वतों में। और हम अवशिष्ट पर्वतों में सबसे पुराना जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, अरावली। फिर विंध्या जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं नदियों के विस्तार के लिए। सतपुड़ा जो पढ़ते हैं हम सतपुड़ा भी पढ़ते हैं मध्य भारत में। चलिए, अब संग्रहित पर्वत क्या होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। यह पर्वत ज्वालामुखी के लावा, कंक्रीट, पत्थर के एकत्रित होने से बन जाते हैं। जब ज्वालामुखी में लावा निकलता है जिसे मैग्मा कहते हैं, तो उसके फटने के बाद पत्थर, कंक्रीट एकत्रित हो जाती हैं। तो ऐसे जो चट्टान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संग्रहित। संग्रहित मतलब होता है इकट्ठा होना पर्वत। ठीक है, जैसे यूएसए का शास्ता है, जापान का फ्यूजियामा है, ठीक है, चिली का एकांगुआ है, ठीक है, और तंजानिया का किलिमंजारो है। ऐसे पर्वत जो चट्टान होते हैं उनके कहते हैं संग्रहित पर्वत। ठीक, चलिए आगे अगर हम वनडे एग्जाम की दृष्टि देखें तो यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन मिलने की उम्मीद रहती है, जैसे कि एक तरफ पर्वत और उनकी सर्वोच्च चोटी। काराकोरम पर्वत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर K2 है, जिसे हम गोल्डविन आस्टीन कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है वो है 8611 मीटर। और दूसरी बात हम करते हैं हिमालय, माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई 8848, मगर NCERT में पुराना 8848 है जो ज्यामितीय सिद्धांत से है, जबकि अगर अब हम देखें तो वर्तमान में इसकी 8850.6 मीटर तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है, जो ये नेपाल और तिब्बत में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा तथा तिब्बत में इसे चोमोलांगमा कहा जाता है। दोनों ही नाम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि नेपाल में सागर माथा तथा तिब्बत में चोमोलांगा कहा जाता है। ठीक, अब कई बार ऐसा क्वेश्चन मिलता है आज के कंटेंट को देख कर कि अरावली से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा शिखर या सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, वह है गुरु शिखर, माउंट आबू राजस्थान में। माउंट आबू को जानते हो गया, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। तो वहाँ पर क्या है, गुरु शिखर, माउंट आबू। फिर अगर हम बात करते हैं तो विंध्या पर्वतमाला जो है उसमें अमरकंटक की पहाड़ियाँ सबसे ऊँची हैं, जहाँ पर कभी बर्फ़ नहीं गिरता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरता। चलिए आगे चलते हैं। तो सतपुड़ा पर्वतमाला है यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है, जिसे हम कहते हैं धूपगढ़ी कह सकते हैं। अन्नामलाई है, इसमें अन्नामुदी भी कहते हैं, इसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं। फिर आपकी नीलगिरी, जिसे हम दोदा बेटा के नाम से जानते हैं, मिजो पहाड़ी में ब्लू माउंटेन कहते हैं जो सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट में हम विशाखापत्तनम कहते हैं कि जो सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम यहाँ बात करें तो छोटे नागपुर का पठार, यानी कि ये झारखंड में छोटा नागपुर का पठार बहुत अच्छा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और यहाँ पर पारसनाथ की जो चोटी है वो सबसे ऊंची है। फिर अभी हमने ऊपर बात की थी कि पश्चिमी घाट पर उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री, इनकी बात की थी, जो 16 डिग्री अक्षांश इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, कहाँ से आपकी अगर हम बात करें तो ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक बात की थी पीछे। तो इसमें सुबाई सबसे ऊंची चोटी है, और खुदरेमुख जो है वो दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। भारत के सबसे उत्तर में अगर हम बात करें तो भारत के सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत है, और सबसे दक्षिण में जो है इलायची की पहाड़ी है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके तरफ चलते हैं। वो हमारा टॉपिक है हिमालय। अक्सर एग्ज़ाम में, जैसे रेलवे जैसे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम हिमालय के उत्तर में 3 पर्वत श्रेणियाँ मोस्ट जो होती हैं, मोस्टली हम इनको 3 को ही ज़्यादा पढ़ते हैं। एक तो काराकोरम होगी है, एक लद्दाख होगी, एक जास्कर है, एक पीर पंजाल। अगर हम यहाँ पे से ट्रिक के तरीके देखें तो काली जिप बोले तो का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जे से जास्कर और पै से पीर पंजाल। तो काली जिप के नाम से हम इसे याद कर सकते हैं
की काली जीप, परंतु मोस्टली जो 3 होती हैं जो किस में आती हैं, हिमालय के अंतर्गत आती हैं। 1906 में अगर हम इसकी बात करें तो स्वान हेडन ने इसकी खोज की थी। बार बार याद रखना, इसको बार बार रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना। कब? 1906 में स्वान हेडन ने इसकी खोज की थी। किसकी? हिमालय की। इसे पामीर की गांठ का हिस्सा माना जाता है। जो अभी हमने ऊपर बात की थी कि एक तो हमारा हिंदू कुश पर्वतमाला और हिमालय पर्वतमाला, इन दोनों को जोड़ती है वो कौन सी मानती है? पामीर की गांठ। ठीक। हिमालय का जो विस्तार है वो नंगा पर्वत पीओके से लेकर नामचा बारवे की पहाड़ियों का नाम सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश में है। और इसका जो यहाँ से यानी कि पीओके से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो विस्तार है वो है 2400 किलोमीटर। ठीक। लगभग अगर हम आगे बात करें 70 लाख वर्ग पूर्व निर्मित, 70 लाख वर्ष पूर्व निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और विश्व की सर्वोच्च 100 चोटियों में से 70 हिमालय से ही संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये एक गौरवान्वित बात है कि हिमालय भारत और नेपाल का एक हिस्सा है। ठीक है। और इसमें विश्व में 100 चोटियाँ हैं जिसमें 70 जो है यहाँ पर हिमालय की ही अंग है। अगर हम आगे बात करें तो हिमालय वास्तव में 3 समांतर श्रेणियों में योग है। एक तो आपका महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा बाह्य हिमालय। एक इसमें होता है ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय से पहले उसकी उत्पत्ति हुई थी। चलिए उसके बारे में बात करेंगे बाद में, पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। महान हिमालय, लघु हिमालय और बृहद हिमालय। महान हिमालय की हम बात करें तो ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है इसको। इसका आंतरिक हिमालय जो है बृहद हिमालय और हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6100 किलोमीटर। औसत ऊंचाई का मतलब होता है कि सबसे अधिक ऊंचाई और सबसे कम ऊंचाई को अगर दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग करते हैं तो एवरेज आ जाती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो 4500 मीटर की ऊंचाई के हिमरेखा, यानी कि इसमें भी थोड़ा सा मतभेद है कि अगर हम पश्चिम में बात करते हैं तो 4500 मीटर हिमरेखा होती है और अगर पूर्व में बात करते हैं तो कहीं कहीं 4400 मीटर भी इसकी हिमरेखा होती है। हिमरेखा क्या होती है? हिमरेखा ऐसी होती है जिसके ऊपर हमेशा 0 डिग्री का तापमान रहता है और सदा वो बर्फ़ से ढका रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हिमरेखा। हिम माने होता है बर्फ़ और रेखा माने बर्फ़ की रेखा। ठीक है। तो अगर 4500 मीटर ऊंचाई में हिमरेखा का आरंभ हो जाता है और इसकी चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ठीक। महान हिमालय की प्रमुख चोटियाँ हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए याद करिए। जम्मू कश्मीर में 3 हैं, एक है मासेर ब्रूम और एक है गासेर ब्रूम और एक नंगा पर्वत। जम्मू कश्मीर में मासेर ब्रूम, गासेर ब्रूम और नंगा पर्वत। उत्तराखंड में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चोटी हैं, कामेट पर्वत और नंदा देवी। नेपाल की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट यानी कि एवरेस्ट, फिर हम ल्होत्से और मकालू, अन्नापूर्ण, धौलागिरी, गोसाई धाम और गौरीशंकर। नेपाल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। एक तो एवरेस्ट का आ जाता है और लोहतान से आ जाता है मकालू, अन्नापूर्ण, धौलागिरी, गोसाई धाम और गौरीशंकर। फिर अगर आगे बात करते हैं सिक्किम, कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें भारत, देखिए ये 3 फैक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कहा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो आती है आपकी केटू, जो हमारे पीओके रेंज में है। जबकि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ऊंची चोटी हिमालय की तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। और अगर आ जाए भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो उसे हम कहते हैं कंचनजंगा। और अरुणाचल प्रदेश में एक नामचा बारवा है जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, एक हमने महान हिमालय की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं लघु हिमालय। देखिए सारी बातें संक्षेप में नहीं, संक्षेप बताई जा रही हैं क्योंकि अगर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमारा क्विक रिवीजन है ये, और क्विक रिवीजन के माध्यम से हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। कोशिश ये की जाएगी आपको ज्योग्राफी जो है, इंडियन ज्योग्राफी पूरी खींची जाए। और आपसे यही विनती है कि अगर इसमें कोई मुझसे गलती मिस्टेक होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा है ये मैं स्कीम चलाना चाह नहीं रहा था, सीरीज चलाना चाह ही रहा था, मगर बच्चों की स्टूडेंट की रिक्वायर ज़्यादा बढ़ती गई। उन्होंने कहा सर आप कुछ भी यूट्यूब पर भी आइए और क्विक रिवीजन कीजिए। तो मैं बोला ठीक है मैं कुछ करता हूँ और थोड़ी बहुत पहल मैं इस पर भी देता हूँ। ठीक है। फिर भी जैसे जैसे मुझको टाइम मिलेगा मैं आपको अपना टाइम जो है थोड़ा बहुत यूट्यूब पर भी दूंगा, यानी कि जो बच्चे कोचिंग के माध्यम से इसे नहीं कर सकते उसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि लघु हिमालय, तो इसे हम मध्य हिमालय या हिमालय भी कहा जाता है। ठीक। ये हिमाचल भी कह सकते हैं इसको, जिसके अनेक स्थानीय नाम हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से पीर पंजाल के नाम से, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा के नाम से, और उत्तराखंड में नाग टिब्बा और नेपाल में महाभारत, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई के नाम जाने जाते हैं। कश्मीर घाटी महान हिमालय और महाभारत के मध्य स्थित है। देखिए ज़्यादातर ऐसा होता है, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जीएस एक ऐसी चीज़ है जो ब्रॉड है बहुत ज़्यादा,
और कोशिश ये की जाती है कि इसको ज़्यादातर सुनने में ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिख पढ़ोगे, पढ़कर डाउट होंगे क्रिएट, जब ज़्यादा सुनोगे तो कोशिश ये होगी कि बार बार सुनो इस वीडियो को, एक बार नहीं, दो बार, दो बार नहीं, तीन बार ऑडियो के रूप में सुनो, वीडियो के रूप में सुनो, ठीक है। तो शायद मैं मानता हूँ कि आपका जो है यहाँ से लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो लघु हिमालय की बात कर रहे थे, तो लघु हिमालय के नीचे ढालों को घास के मैदान पाए जाते हैं। और इसे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें कश्मीर में हम मर्ग या मरगा के नाम से, जैसे गुलमर्ग हुआ, खिलनमर्ग हुआ, सोनमर्ग हुआ, ये घास के मैदान हैं, ठीक है। ये वही घास के मैदान हैं जिसमें बजरंगी भाईजान में मुन्नी का घर है, ठीक है, घाटी वाला एरिया जो है। तथा उत्तराखंड में जो बुग्याल या प्यार कहा जाता है, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। और शिमला, मसूरी, नैनीताल, काठमांडू, ये देखिए बहुत पर्यटन स्थल हैं, यानी कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, काठमांडू, दार्जिलिंग मध्य हिमालय में ही स्थित है। यानी जितने, जैसे शिमला हुआ, मसूरी, नैनीताल, काठमांडू, ये पर्यटन स्थल जो हैं वो सब कहाँ पर है, मध्य स्थल है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारत में इकोनॉमी सोर्स भी यहाँ से मिलते हैं, भारत में इकोनॉमी सोर्स जो हैं वो भी यहाँ से मिलते हैं, ये में हम कह सकते हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादातर जो है पर्यटन लोग आते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमी के माध्यम बनते हैं। और देखिए हिमाचल हुआ, हिमाचल में सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग निवास करते हैं, शायद उनका जो कम रोज़मर्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और देखिए अगर पर्यटन जहाँ ज़्यादा आते हैं तो शायद वहाँ पर लोगों को हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो 3050 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई जो है वो 80 से 100 किलोमीटर है। यहाँ थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक में थोड़ा बहुत अंतर होता है, परंतु देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से यही बातें ठीक है। और अब हम हिमालय की, और हमारा अंतिम टॉपिक आज का वो रहेगा बाह्य हिमालय, ठीक है। इसे हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार भारत की ओर है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग जो मानी जाती है औसतन, वो मानी जाती है 1220 मीटर से, और औसतन जो है चौड़ाई इसकी वो 10 से 50। इसका विस्तार जो है वो पोटोहार यानी कि POK से लेकर कोसी नदी बिहार, यानी बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। गंगा की सहायक नदी है, ठीक। और बाह्य हिमालय के पश्चिम भाग में दून तथा पूर्वी भाग इसको द्वार पाए जाते हैं, ठीक। हिमालय के विस्तार की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में नागिल यानी नागालैंड, लोसाई हिल मिजोरम तथा अरकाना योमा जो भारत और म्यांमार की या बर्मा की सीमा पर है, हिमालय के दक्षिण का विस्तार है। और अंततः जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार इन्हें किलमत लगाने के लिए आ जाता है, जैसे कि मेघालय में गोरो खासी जयंतिया भी हिमालय का ही विस्तार है। तो थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो है वो जल्द से जल्द डालने की कोशिश करेंगे, अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद।